जेएनयू को लेकर के पूरे देश में देखा जाता है कि लोगों की अच्छी उसके लिए राय नहीं है। जेएनयू को कहते हैं एक हब है कम्युनिस्ट का, देश विरोधी वहाँ ताकतें चलती हैं। इस तरह की क्या सच्चाई है, क्या उस पर कहना चाहते हैं? आप खुद जेएनयू के स्टूडेंट हैं। तो जेएनयू के बारे में बोलने से पहले आपको ये बता दें, नेहरू जी को छोड़ा किसने? इस सत्ता ने, इस पावर ने नेहरू जी को गरियाने में पीछे रहा। नेहरू जी को अपशब्द बोलने में, गांधी जी को अपशब्द बोलने में, गांधी जी का पुतला जलाने में, इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन को 1948 में कॉन्स्टिट्यूशन का लिपि को जलाने में पीछे रहा। क्या तो कुर्मी है तो कुर्मी को वोट देगा, यादव है तो यादव को वोट देगा, मुस्लिम है तो मुस्लिम को वोट देगा। लेकिन इस नैरेटिव को तोड़ने के लिए और जो असल में जो पॉलिटिक्स होना चाहिए, जो कर्पूरी ठाकुर के वक्त में, जो नेहरू जी के वक्त में जो पॉलिटिक्स हुआ करता था, जिस मुद्दों पे इलेक्शन लड़ा जाता था, उस मुद्दों को समाज में रखते हुए, समाज को बताते हुए कि क्या आप 1000 रुपया में अपना वोट बेचना चाहते हैं? कल मैं 4 व्हीलर से पटना आया। हालत ऐसा है कि 5-6 घंटे का रास्ता है, यहाँ तक आते आते हालत ख़राब। क्या कहते हैं, कह रहे हैं कि हरियाली, नीतीश कुमार जी का है कि क्या कहते हैं, जल और नल, हरियाली और क्या क्या नारा। क्या जल और नल भाई? आदमी नहीं रहेगा तो पानी कौन पिएगा आपका? नल टूटी है, उसमें जल कहाँ से रहेगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार वाणी। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। देखिए, बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और चुनाव आयोग जो है उसने साफ साफ कह दिया है कि नवंबर में ही सारे काम निपटा लिए जाएंगे, चाहे वो वोटिंग हो या फिर चुनावी रैली हो या फिर चुनाव के जो रिजल्ट हैं वो सब कुछ सामने आ जाएगा। इस बीच जो है अपनी अपनी दावेदारी को लेकर के हर उम्मीदवार जो है हर पार्टी में जा रहा है और अपनी दावेदारी कर रहा है। इस बीच हमारे साथ यहाँ बराड़ी विधानसभा है, वहाँ से फारूक आलम है जो जेएनयू के स्टूडेंट है, वहां से बराड़ी विधानसभा से खड़े हो रहे हैं। और इनको आपने पहले भी देखा होगा, जेएनयू में कोई भी मुद्दा रहा हो वहां मुखर होके ये हमेशा से बोलते आ रहे हैं। और इस बार बिहार की बारी है, बिहार में ये दहाड़ मारने वाले हैं और जाप यानी पप्पू यादव की पार्टी से जो है दहाड़ मारने का काम करेंगे बराड़ी विधानसभा क्षेत्र से। तो बिहार वाणी को समय देने के लिए फारूक आलम जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये बताइए, आप बराड़ी विधानसभा से क्या करने वाले हैं और मौजूदा जो सरकार है उस पे कितना गुस्सा आपका है? देखिए, गुस्सा सरकार पे क्या करेंगे, क्योंकि जो सत्ता में है वो इस काबिल नहीं है कि हम उसको गुस्सा दिखाएं या उसको कुछ सुनाएं, क्योंकि ये सत्ता अपने सत्ता के लालच में और पावर के लस्ट में पूरी तरीके से मदमस्त हो गए हैं। इनको ना ही इस देश का इकोनॉमिक कंडीशन दिख रहा है, ना ही इस देश का जो अभी कोविड-19 का केसेस है वो दिख रहे हैं, ना इनको गरीबी दिख रहा है, ना इनको छात्रों का समस्या दिख रहा है। जिस तरीके से अभी आप देखें, नीट का एग्ज़ाम, जेईई का एग्ज़ाम, एस्टेट का एग्ज़ाम, इन तमाम चीज़ों को लेके बच्चे जब वो देख रहे हैं कि ट्रेनें नहीं चल रही है, उनको रहने का जगह नहीं है, मास्क कवर करके, अब बताइए इतने बच्चे एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, किसको कोरोना है नहीं आप तो पता नहीं कि आपको, तो उसमें क्या ट्रांसमिशन होगा नहीं होगा आपको पता नहीं। तो तमाम चीज़ों को लेके जो स्टेट गवर्नमेंट यानी जो बिहार गवर्नमेंट और जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो फेल है, इन तमाम चीज़ों को लेकर केवल इशू बेस्ड हेल्थ के बारे में, हेल्थ फैसिलिटी के बारे में, एजुकेशन को लेकर, फार्मर्स की जो बदहाली है उनको लेकर, मज़दूरों की बदहाली को लेकर, इन तमाम चीज़ों को, तमाम मुद्दों को लोगों के बीच रखते हुए हम इलेक्शन लड़ने की तैयारी में हैं। इस बार हम ये बिल्कुल इस नैरेटिव को नहीं चलने देंगे और हम कोशिश करेंगे कि ये जो क्या कहते हैं यादव, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तो शेख, पठान, ब्राह्मण, शर्मा, वर्मा, दुबे, चौबे, ये जो नैरेटिव है जो हमेशा इस देश की पॉलिटिक्स में आते जा रहा है, ठीक है, तो कुर्मी है तो कुर्मी को वोट देगा, यादव है तो यादव को वोट देगा, मुस्लिम है तो मुस्लिम को वोट देगा। लेकिन इस नैरेटिव को तोड़ने के लिए और जो असल में जो पॉलिटिक्स होना चाहिए, जो कर्पूरी ठाकुर के वक्त में, जो नेहरू जी के वक्त में जो पॉलिटिक्स हुआ करता था, जिस मुद्दों पे इलेक्शन लड़ा जाता था, उस मुद्दों को समाज में रखते हुए, समाज को बताते हुए कि क्या आप 1000 रुपया में अपना वोट बेचना चाहते हैं या फिर आपके बच्चों के भविष्य को उन लोगों के हाथ देना चाहते हैं जिनको आपके बच्चों की स्कूलिंग का व्यवस्था नहीं करना है, जिनको आपके बच्चों के लिए हेल्थ का कोई व्यवस्था नहीं करना है, जिनको मिड डे मील में
आपको कभी नमक रोटी दे देता है बच्चों को, कभी वो पॉइजनस होता है, कभी क्या होता है। तो हम लोगों से ये अपील करेंगे कि जब आप अपने घर से निकले और वोट देने जाएं तो अपने बच्चों के चेहरे को एक बार देखें। जब अपने घर से वोट देने जाएं तो अपने आने वाले जनरेशन को आप क्या जवाब देंगे कि आप सत्ता पे कैसी सरकार को काबिज किए थे, आप किस तरह के लोगों को चुने थे और क्यों चुने थे, ताकि आपके जनरेशन को आप ये बता सकें कि ये आप सही डिसाइड किए थे इस सत्ता को चुन के या गलत डिसाइड किए थे। आप उन तमाम मुद्दों को अपने सामने रखते हुए वोट डालने जाए और आने वाले दिनों में बिहार को एक बेहतर सरकार दे, बेहतर चेहरा दे और बिहार की तरक्की के लिए, बिहार की शिक्षा के लिए, बेरोजगारी के लिए, तमाम चीज़ों के लिए। आप देख ही रहे हैं, कल मैं 4 व्हीलर से पटना आया, हालत ऐसा है कि 5-6 घंटे का रास्ता है, यहाँ तक आते आते हालत ख़राब। मतलब सड़क ऐसा है, ठीक है, इतना जर्किंग है। अब क्या कहते हैं, कह रहे हैं कि हरियाली, नीतीश कुमार जी का है कि क्या कहते हैं जल और नल हरियाली और क्या क्या नारा, क्या जल और नल, भाई आदमी नहीं रहेगा तो पानी कौन पिएगा आपका? नल टूटी है, उसमें जल कहाँ से रहेगा? हरियाली की बात आप कर रहे हैं। आप हरियाली तो छोड़ दीजिए, आप देखिए कि क्या कहते हैं जिस तरीके से बाहर यहाँ के लोग जब लॉकडाउन के टाइम में, ठीक है, अनप्लान्ड एंड ब्रेजन मैनर में जो लॉकडाउन लगाया गया इस देश में, जब बाहर फंस गए, आज तक हमारे नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री जी, आज तक उनका एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस आया? आप प्रेस वाले हैं, आप बताइए, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आया? तो जब आपको इस देश के लोगों की ज़िंदगी से मतलब नहीं है, ज़िंदगी के बारे में आपको चिंता नहीं है, तो आप हरा भरा घास के बारे में चिंता करेंगे? हरियाली आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? हरियाली तो इंसान के लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन पहले आप इंसान का तो ख्याल कीजिए। इंसान की ज़िंदगी ख्याल करेंगे तब तो उसकी ज़िंदगी में हरियाली का इम्पोर्टेंस है। तो इन तमाम चीज़ों को लेके हम आने वाले दिनों में इलेक्शन में पप्पू यादव की रहनुमाई में हम बरारी में भी इलेक्शन लड़ेंगे और जहाँ जहाँ क्या कहते हैं माननीय पप्पू यादव साहब डिसाइड करेंगे वहाँ इलेक्शन लड़ा जाएगा जोरों शोर के साथ। और देखते हैं पप्पू यादव के पार्टी को चुनने के पीछे की वजह क्या है? राजद है, कांग्रेस है, बहुत सारी पार्टियां हैं, कांग्रेस है, देशभक्त पार्टी है। See, don't ask me about that questions कि why I left Congress and what's the intention behind I joined this जन अधिकार पार्टी। मुझे बस इतना है कि मैं जब पहली बार पप्पू यादव सर गए थे JNU, ठीक है, तो मैं मिला था उनसे जब JNU में कांड हुआ था 5 जनवरी को, मारपीट हुई थी JNU में, तो वो गए थे। तो जब वहाँ पर गए वो बस क्या कहते हैं इतना जान के कि JNU में इस तरह का वायलेंस हुआ है, और जाने के बाद उन्होंने लगभग हम लोगों के बीच 1 घंटा सवा घंटा उन्होंने वहाँ अभिभाषण दिया। उसके बाद जब देखा हमने कि किस तरह से पटना के गली के बाढ़ की बात हो या फिर बच्चे फंसे हुए बच्चों को कोटा से लाने की बात हो या फिर दिल्ली से बिहार लाने की बात हो या फिर बिहार से अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में ले जाने की बात हो, बच्चे क्या कहते हैं हॉस्टल में फंस गए, फ़ी नहीं दे पा रहे उनकी बात हो, या फिर NRC CA और NPR जैसे अनडेमोक्रेटिक एंड अनइथिकल चीज़ों को कॉन्स्टिट्यूशन में डाल के इन तमाम चीज़ के खिलाफ जो उनकी लड़ाई था, तो उनका जो डेडिकेशन है, उनका जो डिवोशन है, उनका जो एक स्पिरिट है कि इस देश में भाई बंधुता कायम रहे, इस देश की संविधान, इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन की जो स्पिरिट है उसको अपहेल्ड करके रखे और इस कम्युनल फोर्सेस को, कम्युनल पॉलिटिक्स को इस देश से ख़त्म किया जाए और किस तरीके से सबको मिला जुला के, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको मिला जुला के लेके चला जाए और इस स्टेट की, इस देश की तरक्की और क्या कहते हैं इस देश के बच्चों की फ्यूचर के बारे में सोचा जाए। इन तमाम चीज़ों को हम देखते हुए हम इनकी पार्टी को ज्वाइन किए हैं। तो क्या लगता है जो तेजस्वी यादव भी एक युवा चेहरा है, चिराग पासवान भी है, इन लोगों को लेकर के आपका क्या विचार है, क्या सोच रखते हैं? ये लोग कुछ बदलाव करना चाहते हैं वाकई में बिहार में? देखिए क्या करेंगे, अब वो तो कितना दिन देखे, एक जनरेशन में कितना 7 साल कहेंगे, 2 जनरेशन उनको देखे, 2 जनरेशन चाचा को देखे, तो क्या कहते हैं दोनों चाचा को तो देख ही लिए दो जनरेशन। अब क्या कहते हैं कहावत है कि वो कहावत है कि शायद का
कोई इस तरह से कहावत है कि बाप जैसा होगा बेटा वैसा ही होगा, ठीक है ना। कुछ ना कुछ कैरेक्टर तो इनहेरेंट होगा ही, ठीक है। तो अब उनके क्या कहते हैं अगले जनरेशन को हमने देख लिया कि 15 साल में बिहार का क्या हुआ, ठीक है। फिर उनको अब क्या देखना, उनका क्या इंतजार करना, क्या अगला 15 साल में क्या करेंगे। बिहार में शिक्षक की जो स्थिति है, नियोजित शिक्षक कहते हैं, नियोजित शब्द लगाया आगे, वो कब हटेगा? इस तरह का क्या पप्पू यादव में दिखता है कि वो शिक्षकों के लिए कुछ कर सकते हैं? और नीतीश कुमार से इतने नाराज क्यों है शिक्षक, आप बताइए। देखिए, नीतीश कुमार से शिक्षक नाराज इसलिए हैं क्योंकि नीतीश कुमार ने कोशिश किया था इस राज्य की शिक्षण व्यवस्था को सुधारने का, लेकिन हुआ क्या कि जिस तरीके से वो किया बहुत ही एकदम फ्रूटलेस था और बहुत ही एकदम क्या कहें उसको, मतलब उसका कोई उपज नहीं दिखना था, उसका कोई फ़ायदा नहीं था। क्योंकि आप देखिए, आपने जब क्या कहते हैं शुरू में टीचरों का भर्ती कराया, आपने ना उसका एंट्रेंस लिया, ना उसका वाइवा लिया, ना इंटरव्यू लिया, आपने क्या क्या मार्क्स देख के भर दिया। अब पता चला कि जो बच्चे को पढ़ा रहे हैं उसको सिग्नेचर करने नहीं आता है, तो ये तो बदहाली है ना। टीचर को ही पढ़ना नहीं आएगा, लिखना नहीं आएगा, तो स्टूडेंट को क्या पढ़ाएंगे। उसके बाद आप देखें आंगनवाड़ी के नाम पे क्या होता है, आंगनबाड़ी के नाम पे क्या होता है, उसी चीज़ को अगर आप ट्रांसलेट कर देते, उसी एनर्जी को, उसी फंड को अगर आप ट्रांसलेट कर दें, क्या कहते हैं प्राइमरी स्कूल में, ठीक है, तो कितना बेहतर हो। आंगनबाड़ी में क्या होता है, जो आंगन सेविका है उसको खुद कुछ नहीं आता है, बस क्या कहते हैं एक स्टाफ रखा हुआ, अंडा चावल बना के बच्चों को खिला के भेज देते हैं। एक अंतिम सवाल मैं पूछूंगा, ज़्यादा नहीं पूछूंगा, बस JNU को लेकर के जो है, क्या कहते हैं BPSC का कभी टाइम पे रिजल्ट नहीं आएगा, SSC का कभी टाइम पे रिजल्ट नहीं आएगा। बच्चे पागल पड़े हैं, उनको कोई सूचना ही नहीं, एडवांस सूचना ही नहीं दिया जाता है। और कई बार तो देखिए, बिहार तो कई बार इस चीज़ में फेल हुआ है कि BPSC का एग्ज़ाम हो गया, पता चला क्वेश्चन लीक हो गया, SSC का एग्ज़ाम हो गया, पता चला क्वेश्चन लीक हो गया, हाई कोर्ट में पड़ा हुआ है। तो ये तो फेलियर है ना एजुकेशन का, कंप्लीट फेलियर है। और इस चीज़ को अगर आप क्या कहते हैं, एक इतना प्रतिष्ठित एग्ज़ाम है BPSC जैसा एग्ज़ाम, SSC जैसा एग्ज़ाम, आप उसको सिक्योर नहीं रख सकते, उसको आप प्रोटेक्ट नाम खराब हो रहा है। स्टेट का नाम तो ये लोगों ने रखा कहाँ कुछ बचा के, ठीक है। अगर आज हमें बाहर में कोई बिहारी बोल देता है, ठीक है, हम तो फख्र से कहते हैं हाँ भाई हम बिहारी हैं, हम बुद्धा के स्टेट से हैं, ठीक है, हम क्या कहते, हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के स्टेट से हैं, हम ऐसे बहुत लोग यहाँ से निकले। लेकिन एट द सेम टाइम वहाँ पर ये भी देखना पड़ रहा है, क्योंकि बिहारी कहने का इंटेंशन इसका वही है, जहाँ पर SSC में लीक हो जाएगा क्वेश्चन, BPSC में क्वेश्चन लीक हो जाएगा, पता चला पीछे से चढ़ के मैट्रिक का वो आंसर शीट दे रहा है, तो ये सब चीज़ें दिख रहा है ना लोगों को। तो ये जो बदहाली है, इसलिए सहना भी पड़ता है। अंतिम सवाल वही है, JNU को लेकर के पूरे देश में देखा जाता है कि लोगों की अच्छी उसके लिए राय नहीं है। JNU को कहते हैं एक हब है कम्युनिस्ट का, देश विरोधी वहाँ ताकतें चलती हैं। इस तरह की क्या सच्चाई है, क्या उस पर कहना चाहते हैं? आप खुद JNU के स्टूडेंट हैं। तो JNU के बारे में बोलने से पहले आपको ये बता दें, नेहरू जी को छोड़ा किसने? इस सत्ता ने, इस पावर ने नेहरू जी को गरियाने में पीछे रहा। नेहरू जी को अपशब्द बोलने में, गांधी जी को अपशब्द बोलने में, गांधी जी का पुतला जलाने में, इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन को 1948 में कॉन्स्टिट्यूशन का लिपि को जलाने में पीछे रहा नहीं रहा ना। इसका मतलब एक खास तबका है जो ना डेमोक्रेसी में विश्वास करता है, ना सेकुलरिज्म पे विश्वास करता है, नहीं करता है। और JNU इसीलिए उन लोगों के आंख में खटकता है। JNU हमेशा डेमोक्रेटिक अंदाज में सेकुलरिज्म का बात करता है। JNU हमेशा डेमोक्रेटिक अंदाज में पार्लियामेंट जब भी कोई गलत नीति जब ड्राफ्ट करता है, लाता है, तो JNU उसको एक प्रोटेस्ट के तौर पर डेमोक्रेटिक अंदाज में विरोध प्रदर्शन करता है और उसको एक आईना दिखाता है। चाहे वो हम पैदल मार्च लेके जाएं, चाहे राष्ट्रपति भवन जाएं, चाहे पार्लियामेंट जाएं, चाहे जंतर मंतर जाए, चाहे कहीं जाए, इन तमाम चीज़ों को लेकर जब हम रोज़गार की बात करते हैं, जब हम क्या कहते हैं फ़ी हाइक के खिलाफ बात करते हैं, जब हम सबको एजुकेशन एकोमोडेशन, हाँ सबको एजुकेशन एकोमोडेशन क्या कहते हैं फ्री फूडिंग फ्री लॉजिंग देने की बात करते हैं, तब हम देशद्रोही हो जाते हैं। आज आपको, आप नाम तो नहीं लूँगा, आपको दिख रहा होगा जो हमें देशद्रोही कह रहा था, आज वो कह रहा है कि काश हम इस चीज़ को पहले समझ गए होते तो आज ये हमारी हाल नहीं होती। जनता कहती है कि हमारे पैसे से वहाँ के छात्र जो है पढ़ाई करते हैं, उसके बाद जो है देश विरोधी बातें करते हैं। ये जनता नहीं कह रहे हैं, हाँ। ठीक है, जो ये जनता नहीं कह रही है,
जो दूसरों के पैसे से उसका सोने से लेकर उठने तक जिसका दूसरों के टैक्स से जो पलता है वही कहता है हम लोगों को। यानी जो नेता, हाँ, जिसको 150 रुपया उसका बिल नहीं आएगा तो उसको 10,000 रुपया बिल दिखा के लेता है, वो हमें बोलता है टैक्स पेयर्स का मनी पे हम लोग पल रहे हैं। ठीक है, हम पल रहे हैं तो ऐसा क्या है कि हमारा माँ बाप नहीं है, हमारे गार्जियन नहीं है, हमारे कोई वारिस नहीं है कि हम ऊपर से टपक के आए, हमारे भी तो कोई टैक्स दे रहे हैं, हम भी टैक्स दे रहे हैं। तो अगर टैक्स दे के हम पढ़ाई करके अगर हम रिटर्न कर रहे हैं, निर्मला सीतारमण ने टैक्स पेयर्स के मनी पे नहीं पढ़ा, क्यों बैठा है उसको पार्लियामेंट के अंदर? देश विरोधी बात नहीं बोली बीजेपी में, इसलिए जयशंकर जी ने टैक्स पेयर्स के मनी पे नहीं पढ़ा, कन्हैया टैक्स पेयर्स के मनी पे पढ़ा और क्या कहते हैं पूरा आपके देश को रिप्रेजेंट कर रहा है वर्ल्ड लेवल पे। डॉक्टर बना ना भाई, डिग्री तो मिली ना उसको, डिग्री तो आपने दिया ना। तो जब हम टैक्स पेयर्स के मनी पे नहीं पढ़ेंगे, हाँ, हम सरकार के मनी पे नहीं पढ़ेंगे तो हम कहाँ से पढ़ेंगे भाई? इसका मतलब है कि आप एक तबके के, खास तबके के बच्चों को, लोगों को आप दबा के रख देना चाहते हैं जो रुपया नहीं दे पाएगा। अरे आप नेता हैं, आप क्या कहते हैं, नेता हैं, पॉलिटिशियन हैं, लीडर हैं, मंत्री हैं, संतरी, आपका बाल बच्चा तो पढ़ लेगा जाके लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में, फेयर एंड लवली यूनिवर्सिटी में पढ़ लेगा, ठीक है, अच्छे जगह में, मेदांता में, ऑक्सफोर्ड में, ठीक है, कैम्ब्रिज में, हार्वर्ड में जाके पढ़ लेगा। हम जैसे लोग जो क्या कहते हैं, जो किसान का बेटा है, जो मजदूर का बेटा है, जो रिक्शा पुलर का बेटा है, वो क्या करेगा? जेएनयू और एएमयू जामिया जैसा इंस्टीट्यूशन नहीं रहेगा तो क्या करेगा? कहाँ पढ़ेगा वो? इसका मतलब आप ये बोल के कि टैक्स पेयर्स के मनी कह के आप इस देश के तमाम उन गरीब समाज को, उन गरीब समाज के बच्चों को आप पढ़ने तक पहुँचने नहीं देना चाह रहे हैं। और उन लोगों को शिक्षा इसलिए नहीं देना चाह रहे हैं कि इस देश का ओबीसी का बच्चा, SC/ST का बच्चा, दलित, चमार, मुसहर, जो भी ये लोग कहते हैं, ठीक है, इन तमाम लोगों का बाल बच्चे जब पढ़ लेंगे ना तो इनका काला चिट्ठा, इनका काला इतिहास ये पढ़ लेंगे, जान लेंगे कि किस तरह से दलित भाइयों के साथ अत्याचार होता था, किस तरीके से इस देश में सो कॉल्ड क्या कहते हैं ब्राह्मणिज्म का एक परचम था, बाकी लोगों के साथ क्या बिहेव किया जाता था। इस देश में गरीबों के साथ उसके हक को छीनकर उसकी जल जंगल जमीन से उसको किस तरह से बेदखल किया जाता है। अभी देखिए मोदी जी एक नारा दिए थे कि क्या कहते हैं, दिल्ली में जितने लोग हैं सबको क्या कहते हैं लोकलाइज करेंगे, सबको ऑथराइज करेंगे, जितने कॉलोनी हैं, हाँ, अवैध कॉलोनी को ऑथराइज करेंगे। अभी हाईकोर्ट ने क्या दिया? 50,000 झुग्गी को, एक झुग्गी में मिनिमम अगर 3-4 मान लीजिए तो 1.5 से 2 लाख लोग कहाँ जाएंगे? उसकी बदनसीबी ये है कि वो गरीब घर में पैदा हुआ, अमीर घर में पैदा हुआ होता तो वो भी अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ लिया होता, वो भी नौकरी कर रहा होता, हमारे आपके तरह खड़ा होकर बात करता हो। गरीब घर में पैदा हुआ, उसको इतना मिनिमम बेसिक राइट आप नहीं दे रहे हैं कि वो अपना एक झुग्गी बना के इतना जंगल और ज़मीन को एक्वायर करके अपनी ज़िंदगी पालन करे। और हाई कोर्ट दे रहा है निर्देश। देखिए, जिनको सिक्योर करना चाहिए वही भगा रहे हैं, लथड़ रहे हैं, तो सरकार से हम क्या ही उम्मीद करेंगे? तो इस देश का चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, ठीक है, इसके अलावा एग्जीक्यूटिव हो, जुडिशरी हो, हर जगह डालडा में, मतलब घी में डालडा हर जगह मिल चुका है, ठीक है। और हम और आप लोगों को मिल के उस डालडा को घी से निकालने की ज़रूरत है। जी, जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच।